हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है विकास, इसका पहला क्वेश्चन धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हो सके तो कॉपी पेन लेकर अभी से नोट डाउन करना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। धारणीयता विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करती है। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक विकास को संभव बनाती है। धारणीयता का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अभी के साथ साथ भविष्य में होने वाली पीढ़ी के बारे में भी हम लोग सोचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण दीजिए जहाँ परिस्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर औसत का मतलब औसत आय। इसको लिखना है, दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत और श्रीलंका के प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके हम दोनों देशों के विकास स्तर को समझ सकते हैं। जो औसत आय निकालते हैं इसका इस्तेमाल दो देशों की तुलना के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हुआ है। इसमें वही लिखना है कि चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के गिरावट के एक उदाहरण दीजिए जो आपने अपने आसपास देखे हो। पर्यावरण में गिरावट का उदाहरण देना है। देखिए, नदी और तालाबों में प्रदूषण बढ़ना, जहाँ घरेलू और औद्योगिक कचरे सीधे जल स्रोतों में डाला जाता है, जल प्रदूषण और जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ उदाहरण है कि नदी में गंदे कूड़े कचरे डाला जाना, घर के सारे कचरे को डायरेक्ट नदी में बहाना उदाहरण है जो हम लोग को पर्यावरण के गिरावट के लिए देखे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय क्या है। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह देश की आर्थिक स्थिति का सूचक है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने के दो मुख्य आधार हैं, एक प्रति व्यक्ति आय और दूसरा औसत आय, जो देश की आर्थिक समृद्धि दर्शाती है। साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक संकेतक भी विकास को मापते हैं। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल भी विकास के लिए मापदंड है। ये विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसमें औसत आय, राष्ट्रीय आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद शुद्ध पेयजल, ये सब सारा चीज़ मायने रखता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की जा सकती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यह केवल आर्थिक विकास पर ध्यान न देकर मानव कल्याण के व्यापक पहलुओं को शामिल करती है। इसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, जीवन स्तर जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट होता है, ये स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, इसमें शिक्षा को भी, प्रति व्यक्ति आय को भी, और सबको मिला के देखा जाता है कि विकास किस आधार पर और कितना हुआ है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। भावी पीढ़ी के लिए बोला गया है, इसके लिए हमें धारणीयता को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि धारणीयता में हम प्रेजेंट को और आने वाले फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी सोचते हैं। धारणीय या सतत विकास भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। इसी को बोला जाता है सतत विकास। यह विकास का वह रूप है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण करता है। इनमें पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतर्क उपयोग और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना शामिल है। इसमें हम लोग पर्यावरण के हर एक घटक को बराबरी से और संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं ताकि भावी पीढ़ी उसे देख पाए। अगला चैप्टर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक। इसका पहला क्वेश्चन, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने की सहमति रखते हैं, इसे क्या कहा जाता है। एक दूसरे से सामान अदला बदली करके बेचना और खरीदना, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो लिखना है, इसे लेन देन या वस्तु विनिमय कहा जाता है। यह आर्थिक क्रिया है जिसमें दो पक्ष स्वेच्छा से वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करता है, इसे क्या कहा जाता है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाती है और वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर बनाती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ खरीद सकते हैं। अगला है, बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है।
बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमाकर्ताओं के धन स्वीकार करना और ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देना है। यह अतिरिक्त धन वाला ज़रूरतमंदों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। बैंक होता है, बैंक यहाँ पे आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और इनसे लोन भी ले सकते हैं, और यही बैंक का काम है। हमारा अगला क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तृतीय क्षेत्रक जो होता है ना, ये इसलिए भिन्न है क्योंकि तृतीय क्षेत्रक ये सेवा क्षेत्रक होता है। अगर एक बस को आप बुक करते हैं तो उसमें आना जाना ट्रैवल करके उसके बाद बस का पैसा भी दे देते हैं और बस से कोई मतलब भी नहीं रह पाता है, क्योंकि वो बस सेवा क्षेत्रक है। इसमें यही लिखना है हमें, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से इस प्रकार भिन्न है। यह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास की सहायता, लेकिन हाँ, इसका ये जरूर है कि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में सहायता करता है। उदाहरण के लिए परिवहन किसान की उपज को बाजार तक पहुंचाता है, बैंक उद्योगों को ऋण देते हैं, शिक्षा कुशल श्रमिक तैयार करती है। इस प्रकार यह अन्य क्षेत्रकों को सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? इसका उत्तर लिखना है हाँ, इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। तृतीय क्षेत्रक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। यानी कि ये तृतीय क्षेत्रक भारत की स्थिति को इसमें लिखना है हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। तृतीय क्षेत्रक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये तृतीय क्षेत्रक इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए इसका योगदान है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी इसका योगदान है। विकास के साथ लोगों की आय बढ़ाने से सेवाओं की मांग बढ़ी है। आईटी और दूरसंचार जैसी नई सेवाओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है और सेवा क्षेत्रक के द्वारा भारत की सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें लिखना है, संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन होता है और रोजगार सुरक्षित होता है और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं मिलती है। ये संगठित क्षेत्र में ये यहाँ पे निश्चित वेतन, छुट्टियां और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं मिलती है, उसमें छुट्टी वगैरह भी मिलता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं होता, रोजगार असुरक्षित रहता है, यहाँ कम वेतन, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं और काम की अनिश्चितता रहती है। उदाहरण, सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र है जबकि मजदूरी असंगठित क्षेत्र में आती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? और इसको एक और नाम से बोला जाता है, वो बोला जाता है मनरेगा। इसको लिखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अंदर रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और गरीबी उन्मूलन में मदद करना या गरीबी को भगाने में मदद करना, स्थायी संपत्तियों का निर्माण जैसे सड़कें, तालाब, सिंचाई सुविधाएं विकसित करना, ये इनका काम रहता है। इसके थ्रू महिलाओं को कम से कम 1/3 रोजगार देकर उन्हें सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन को रोकना। यह योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम इस तरह से रोजगार देने का काम करता है 100 दिनों में। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को कार्यान्वित के लिए उद्देश्यों की व्याख्या करिए। यही सेम क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको भी वही उत्तर लिखना है जो इसके पहले वाले में लिखा गया। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करें। संगठित क्षेत्र में रोजगार स्थिर और सुरक्षित होता है, जहां सरकारी नियमों का पालन होता है। यहाँ निश्चित वेतन, काम के निश्चित घंटे, वेतन सहित छुट्टियां, भविष्य निधि और बीमा जैसी सुविधाएं मिलती है। संगठित क्षेत्र में छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं और वेतन फिक्स होता है। उसके बाद काम के घंटे भी फिक्स होते हैं, उसमें ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार अस्थायी है क्योंकि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, असुरक्षित होता है। यहाँ कम वेतन, लंबे काम के घंटे,
कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं और किसी भी समय नौकरी से निकाले जाने का डर रहता है। भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। यहाँ उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती। संगठित क्षेत्र में कानूनी संरक्षण है, जबकि असंगठित क्षेत्र में शोषण की संभावना अधिक है। यानी असंगठित क्षेत्र में यहाँ पे शोषण ज़्यादा होता है। शोषण का मतलब कि यहाँ पे नियम कायदे सरकारी चीज़ों के मुकाबले स्ट्रिक्ट होते हैं और तनख्वाह भी कम मिलते हैं। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, सेम आंसर हमें लिख देना है। ठीक है, इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करिए। लिखना है, प्रचंड बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं। यदि कुछ लोग हटा दिए जाएं तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पूरा परिवार छोटे से खेत पर काम करता है। ये क्या होता है कि ये जहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। और मौसमी बेरोजगारी में लोगों को वर्ष के कुछ ही महीनों में काम मिलता है। उदाहरण के लिए कृषि मजदूरों को केवल बुआई और कटाई के समय काम मिलता है, बाकी समय वे बेरोजगार रहते हैं। तो फसल उगाने के टाइम पर काम मिलता है किसानों को, उसके बाद बाकी टाइम पर वो बैठे रहते हैं। यानी प्रचंड बेरोजगारी में लोग काम पर तो हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, जबकि मौसमी बेरोजगारी में निश्चित समय के बाद पूर्णतः बेरोजगार हो जाते हैं। दोनों ही क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर मुद्रा और साख, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय सरकार की करेंसी नोट जारी करता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। ये RBI जारी करता है। इसमें कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है या सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो उसमें भी RBI आपको लिखना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बैंकों में जमा किए गए राशि को मुद्रा क्यों कहते हैं? बैंक में जमा की गई राशि मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे चेक द्वारा किसी भी समय मांगने पर निकाला जा सकता है। यहाँ यह तुरंत उपलब्ध होती है और भुगतान के लिए प्राप्त की जा सकती है, इसलिए बैंक की राशि को मुद्रा कहा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मुद्रा को परिभाषित करिए। तो अब वही चीज़ घुमा के पूछा गया। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जिसे सामान्यतः भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें सिक्के, नोट और बैंक जमा शामिल है। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यिक बैंक वे बैंक हैं जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकिंग सेवाएं जैसे जमा खाते, ऋण और धन स्थानांतरण की सुविधा देते हैं। ये होते हैं वाणिज्यिक बैंक, जिसे इंग्लिश में कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ये अपना लाभ कमाने के लिए ये बैंकिंग का सेवा देते हैं, यानी कि प्राइवेट बैंक। अगला है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? अभी जैसे कि इसके पहले मुद्रा का परिभाषा में जो हम लोग देखे थे कि ये भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी को यहाँ पे घुमा के लिखना है, पूछा। हमारा अगला क्वेश्चन, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। कोई किसी को ऋण देता है, कोई भी बैंक वाले, तो उनके पीछे का कारण को हमें इसमें लिखना है। ऋण की मुख्य शर्तें हैं, ब्याज दर को ऋणदाता द्वारा तय की जाती है, जो ऋणदाता द्वारा तय की जाती है। और ऋण की मुख्य शर्तें हैं, ब्याज दर जो ऋणदाता द्वारा तय की जाती है और उधारकर्ता को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। ऋण का पहला शर्त क्या है कि इसमें जिसे भी उधारी दिया जा रहा है उसके लिए जो ऋण देने वाला होता है वो अपने हिसाब से उसमें ब्याज दर लगाता है। संपार्श्विक या गिरवी जो सुरक्षा के रूप में रखी जाती है, यदि उधारकर्ता भुगतान नहीं कर पाता तो ऋणदाता इसे बेच सकता है। इसमें क्या होता है कि ऋण लेने के बदले वो अपना कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, और अगर ऋणदाता वो ऋण चुका नहीं पाते तो वो चीज़ को बेच सकते हैं बैंक वाले। ऋण चुकाने की अवधि और तरीका जो पहले से निर्धारित होता है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। बैंक कुछ कर्जदार को कर्ज देने इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास पर्याप्त संपार्श्विक गिरवी के लिए संपत्ति नहीं होती। यानी कि वो अपना लोन लेंगे लेकिन लोन लेने के बदले उनको गिरवी रखने के लिए कोई सामान उनके पास नहीं होता। गरीब किसान और छोटे व्यापारी जोखिमपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उनकी आय अनिश्चित रहती है। बैंक वाले अगर लोन देंगे तो वो ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो सामने वाला लोन ले रहा है वो इसे चुकाने के लिए
वरना अगर वो योग्य नहीं होंगे तो फिर वो पैसे चुका नहीं पाएंगे और इस तरह से बैंक का घाटा हो जाएगा। उनके पास ऋण चुकाने की क्षमता का प्रमाण नहीं होता है। बैंक अपने जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए सतर्क रहते हैं, इसलिए जोखिम से बचते हैं कि किसी तरह का नुकसान हो जाए बैंक को, इसलिए वो पैसा देना नहीं चाहते। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखते हैं, ये ज़रूरी क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI क्यों अन्य बैंकों की गतिविधियों की निगरानी विभिन्न तरीकों से करता है। सभी बैंकों को RBI के पास न्यूनतम नगद शेष जमा राशि अनिवार्य है, जिससे लोगों की RBI यह सुनिश्चित करता है कि बैंक केवल लाभ कमाने के लिए व्यवसायी को ही नहीं बल्कि छोटे किसानों, कामगारों और छोटे उद्योगों को भी ऋण दे। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी बैंक अपना न्यूनतम बैलेंस रखे ताकि वो कस्टमर का बैलेंस को इस्तेमाल ना कर ले, और ये भी ध्यान रखते हैं कि सिर्फ उद्योगपति को ही ऋण ना दे बल्कि नॉर्मल किसानों को भी ऋण दे। यह बैंकों से समय समय पर जानकारी मांगता है कि वे किसे कितना और किस उद्देश्य से ऋण दे रहे हैं। बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट और खाता की जांच करता है। यह निगरानी इसलिए ज़रूरी है ताकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करे, सभी वर्गों को ऋण मिले और बैंकिंग प्रणाली में विश्वसनीयता और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हो सके। यह RBI ध्यान रखता है कि कहीं पे RBI इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी जमाकर्ता को किसी भी तरह का हानि ना उठाना पड़े, इसलिए RBI समय समय पर बैंकों से रिपोर्ट मांगता है और उनसे ऋण के भी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को पूछते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करिए। या अचानक कुछ इस तरह का स्थिति आ जाए जिससे वो समय पर ऋण के पैसे चुकाने के लिए असमर्थ हो, उन्हें जोखिम कहते हैं। इसमें जोखिम की परिस्थिति में कोई भी पैसा टाइम पर दे नहीं पाते लोन का, तो इस जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदारों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यदि फसल के लिए ऋण लिया है और सूखा या बाढ़ से फसल नष्ट हो गई है तो वह ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है। ऊंची ब्याज दर के कारण ऋण की राशि बढ़ती जाती है, में फंस जाता है। ऋणदाता गिरवी रख संपत्ति जैसे भूमि, घर को बेच सकता है, जिससे कर्जदार और गरीब हो जाता है। छोटे व्यवसायी के लिए यदि व्यवसाय में घाटा हो जाए तो ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है। साहूकार से लिया गया ऋण महंगी ब्याज दर के कारण कर्जदार को कर्ज के चक्कर में फंसा देता है। इस प्रकार जोखिमपूर्ण स्थिति में ऋण विकास में सहायक नहीं बल्कि कर्जदार के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। जोखिम वाली परिस्थिति आने पर एक किसान नहीं चुका पाते हैं और उनके द्वारा जो गिरवी में सामान संपत्ति रखा गया है वो भी बैंक द्वारा बेचा जा सकता है। इस तरह से उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों के लिए ऋण कर्जदारों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। नेक्स्ट है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, स्पष्ट करिए। वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग सा करके ये घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही है, ऐसे ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। अपनी क्षमता से ज़्यादा पैसे निवेश करना चाहता है, इसके लिए वो ऋण लेता है, क्योंकि इस पैसे से वो अपना बिजनेस हो या फिर अपना कुछ भी काम हो वो करते हैं। विकास में ऋण की दोहरी भूमिका होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक भूमिका में ऋण से किसान बेहतर बीज, खाद, सिंचाई सुविधाएं खरीद सकता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। व्यवसायी नया उद्योग शुरू कर सकता है या व्यवसाय की विस्तार कर सकता है, यानी कि नया वो अलग अलग कदम उठाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या फिर किसान अपने लिए बीज, खाद ये सब सुविधाएं उपलब्ध कर सकता है, जिससे रोजगार और आय बढ़ती है। छात्र शिक्षा के लिए ऋण लेकर भविष्य सुधार सकता है। गरीब व्यक्ति छोटा व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मक भूमिका में यदि ऋण का उपयोग गैर उत्पादक कार्यों में हो या उच्च ब्याज दर पर हो तो कर्जदार कर्ज के जाल में फंस जाता है। फसल खराब होने या व्यवसाय में घाटा की स्थिति में ऋण समस्या बन जाता है, इसलिए विकास के सस्ती दर ऋण का सही समय पर भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा समस्या का बात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में ऋण की भूमिका। ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। इसमें भी सेम लिख देना है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका होती है। हमें लिखना है, बैंक देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये लोगों की बचत को सुरक्षित रखते हैं और जमा पर ब्याज देते हैं, जिससे बचत की आदत बढ़ती है। जमा राशि को ऋण के रूप में ज़रूरतमंदों को देते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है। किसानों, उद्योगों और व्यापारियों को पूंजी उपलब्ध कराकर उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं। चेक और डिजिटल भुगतान की सुविधा से लेन देन सुरक्षित और आसान होता है। विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं। गरीबों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर साहूकार के शोषण से बचाते हैं। सरकार की योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बैंक आर्थिक विकास की रीढ़ है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास की रीढ़ है कौन, बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थ करता है। यानी कि ज़्यादा जिसके पास पैसे हैं उनके पास उनका, और कम पैसे वाले लोगों के बीच बैंक कैसे डील करता है, कैसे इसे हैंडल करता है। बैंक अतिरिक्त धन वाले और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जिन लोगों के पास अतिरिक्त धन होता है वे इसे जमा कर देते हैं और उन्हें ब्याज देते हैं। यह राशि सुरक्षित रहती है और ज़रूरत पड़ने पर निकाली जा सकती है। दूसरी ओर, जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है, जैसे किसान, व्यवसायी, उद्योगपति, वे बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक जमाकर्ताओं से मिले धन का एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में देता है। जमा पर जो ब्याज देता है उससे अधिक ब्याज दर पर वसूलता है और इस अंतर से बैंक का अपना खर्च चलाता है और लाभ कमाता है। इस कारण बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुचारू बनाता है और दोनों पक्षों को लाभान्वित करता है। ये दोनों के लिए ही काम आते हैं। जिनको पैसे का ज़रूरत है उनको लोन मिल जाता है, और जिनको पैसा जो रखते हैं उनको उस पर ब्याज मिल जाता है। सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन है वही वाला आंसर लिख देंगे जो अभी लिखे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है। उदाहरण सहित समझाएं। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक बड़ी समस्या थी, जिसे मुद्रा ने सुलझा दिया। दोहरे संयोग का अर्थ है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए। यदि एक जूता बनाने वाले को गेहूँ चाहिए और गेहूँ उत्पादक को जूते की आवश्यकता है, तभी विनिमय संभव है। लेकिन यदि गेहूँ उत्पादक को कपड़ा चाहिए तो विनिमय नहीं हो सकता। मुद्रा के आने से यह समस्या समाप्त हो गई। अब जूता बनाने वाला अपने जूता मुद्रा के बदले बेच सकता है और मुद्रा से गेहूं या कोई वस्तु खरीद सकता है। मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, इसलिए किसी भी वस्तु के बदले इसे लिया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा ने विनिमय को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इस तरह से मुद्रा सुविधाजनक बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव है और इसकी विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। विनिमय के माध्यम से यह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त को सरल बनाती है और दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त करती है। मूल्य के मापक के रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, जिससे तुलना आसान हो जाती है। मूल्य के संचय के रूप में धन को भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। विलंबित भुगतान के माध्यम से उधार लेन देन और किस्तों में भुगतान संभव होता है। मुद्रा आर्थिक गतिविधियों को गति देती है, व्यापार को बढ़ावा देती है और विकास को प्रोत्साहन करती है। बैंकिंग प्रणाली मुद्रा के माध्यम से ही कार्य करती है। इस प्रकार मुद्रा बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। मुद्रा जरूरी है इसलिए। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन, बैंकों के क्रियान्वयन का वर्णन करें कि बैंक कैसे काम करता है, इसमें दिखाना है। बैंकों की कार्यप्रणाली व्यवस्थित और सुनियोजित होती है, यानी ये फिक्स होता है और पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है। सबसे पहले बैंक जनता से विभिन्न प्रकार के खातों जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता में धन स्वीकार करते हैं। जमाकर्ताओं को ब्याज दिया जाता है, जो जमा के प्रकार पर निर्भर करता है। बैंक कुल जमा राशि का लगभग 15% हिस्सा आरबीआई के पास नगद आरक्षित के रूप में रखता है और कुछ राशि अपने पास तत्काल निकासी के लिए सुरक्षित रखता है।
शेष राशि को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। ऋण देते समय बैंक संपार्श्विक या गिरवी मांगता है। इस तरह से हमें लिखना है आगे। और ऋणी की वापसी क्षमता की जांच करता है। ये देखा भी जाता है कि वो पैसे चुका पाएंगे या नहीं। ऋण या बैंक जमा से अधिक ब्याज लेता है और इसी अंतर से लाभ कमाता है। बैंक अन्य सेवाएं भी देता है जैसे लॉकर सुविधा, चेक सुविधा और डिजिटल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन बनता है, बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, जो बैंकों का आय होता है ना, वो होता है जमा के कारण और ऋण के कारण, क्योंकि वो जमा पर जितना ज़्यादा ब्याज नहीं देते हैं, ऋण में उससे ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका इनकम होता है। इसको लिखना है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत ऋण पर लिया जाने वाला ब्याज है। बैंक उपयोग जमाकर्ताओं को 4 से 7% ब्याज देते हैं, जबकि ऋण लेने वालों से 10 से 15% या अधिक ब्याज वसूलते हैं। इस अंतर को शुद्ध ब्याज आय कहते हैं, जो बैंक का मुख्य लाभ है। दूसरा स्रोत विभिन्न सेवाओं पर शुल्क है, जैसे चेकबुक शुल्क, लॉकर किराया, न्यूनतम राशि पर जुर्माना, एटीएम शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय पर कमीशन भी आय का एक स्रोत है। बैंक निवेश से भी आय अर्जित करते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आय होती है। इन सभी स्रोतों से प्राप्त आय से बैंक अपने परिचालन का खर्च और वहन करते हैं और लाभ कमाते हैं। ये सारा चीज़ है जिससे वो कमाते हैं और लाभ में चलते हैं बैंक। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में महत्वपूर्ण अंतर है। औपचारिक स्रोतों में बैंक, सहकारी समितियां जो आरबीआई के नियमों के अंतर्गत काम करती है, इनमें ब्याज दर सरकार द्वारा नियंत्रित होती है और कम होती है। ये है हमारा औपचारिक स्रोत। शर्तें स्पष्ट और लिखित होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, व्यापारी, किसी अन्य नियम के व्यापारी आते हैं जो किसी नियम के अधीन नहीं होते। ये बहुत ऊंची ब्याज दर पर वसूलते हैं और शर्तें कठोर होती है। औपचारिक स्रोत पर रिजर्व बैंक की निगरानी में होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों पर कोई निगरानी नहीं होती। गरीबों के लिए औपचारिक स्रोत बेहतर है, लेकिन संपार्श्विक की कमी के कारण वे अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर होते हैं। जैसे कि बैंक में अगर गिरवी लेंगे एक नॉर्मल आम आदमी जो गरीब है, उनके लिए ऐसा साधन नहीं रहता है जिसको वो गिरवी के लिए रख सके। कोई बहुमूल्य साधन इस तरह का नहीं है, तो फिर उनको लोन नहीं मिल पाता है। इसलिए ये लोग अनौपचारिक स्रोत का सहारा लेते हैं। हमारा अगला देखिए, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर। सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही लिखना है। कि अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण से तात्पर्य सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करके व्यापार और उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता देने से है। इसमें लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है, तो इसे बोला जाता है उदारीकरण। ये वाला क्वेश्चन भी वही है, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, वही सेम आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। विदेशी निवेश से तात्पर्य अन्य देशों की कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा किसी देश में किए गए निवेश से है। यह प्रत्यक्ष निवेश या पोर्टफोलियो निवेश के रूप में हो सकता है। यह है हमारा विदेशी निवेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ती है। इसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और विचार का तेजी से आदान प्रदान होता है। इसे ही बोला जाता है वैश्वीकरण। इसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है और आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा कंपनी होता है जो दो या दो से ज़्यादा जो एक या एक से ज़्यादा जगहों पर, यानी कि एक से ज़्यादा देशों पर ये बिजनेस चलाते हैं। इसमें लिखना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन या सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इनका मुख्यालय एक देश में होता है। इनका जो हेडक्वार्टर है, वो जो होता है वो एक ही जगह पर होता है, लेकिन कार्यालय और कारखाने कई देशों में होते हैं। ये होता है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन, व्यापार अवरोधक से आपका क्या तात्पर्य है। व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा बनाए गए हुए प्रतिबंध हैं जो विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते हैं। इसमें शुल्क, कोटा, अन्य प्रतिबंध शामिल है, आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं।
ये जो व्यापार अवरोध सरकार द्वारा प्रतिबंध है, यानी कि टैक्स टाइप का है, जो विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते हैं। इसमें शुल्क, कोटा, अन्य प्रतिबंध इसमें शामिल है। आयात निर्यात को ये प्रभावित करते हैं। ये 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन पहले आ गया है, हमने पहले इसे अरेंज कर लिया था। कोई बात नहीं, इसे भी देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों को बताएं, प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखें। उपभोक्ता के 3 अधिकार हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार, जिसके अनुसार उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, सूचना का अधिकार है, जिसमें उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मूल्य और मानक के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है। ये दोनों अधिकार। जबकि तीसरा अधिकार शिकायत निवारण का है, जिसके तहत उपभोक्ता अनुचित व्यापार, प्रथाओं या शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करा उचित क्षतिपूर्ति पा सकता है। ये 3 बहुत ही ज़रूरी उपभोक्ता के 3 अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ताओं का शोषण कई कारकों से होता है। पहला कारक है कम तौल या माप, जिसमें विक्रेता वास्तविक से कम मात्रा देते हैं, पहला। दूसरा, मिलावट, इसमें खाद्य पदार्थों में हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तीसरा, अधिक कीमत वसूलना, MRP से अधिक लेना। चौथा, नकली या निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं बेचना। पांचवा, भ्रामक विज्ञापन, जिसमें झूठे दावे किए जाते हैं। छठा, गारंटी या वारंटी को मानने से इनकार करना। इन सभी कारकों से उपभोक्ताओं को शारीरिक और आर्थिक हानि पहुंचती है। ये कारण है उपभोक्ताओं के लिए। ये कुछ चुनौतियां हैं। व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक होती है? इसका आंसर इस प्रकार होगा, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण को बढ़ाती है। आयात शुल्क कम करने से विदेशी वस्तुएं सस्ती होती है और व्यापार बढ़ता है। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आसानी से निवेश कर सकती है। लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने से व्यापार शुरू करना सरल हो जाता है। इन नीतियों से देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं और वैश्विक बाजार का निर्माण होता है। इस तरह से व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात शामिल है, जो तुरंत होता है। विदेशी निवेश में दूसरे देश की कंपनियां स्थानीय कंपनियों में पूंजी लगाती है या नई इकाइयां स्थापित करती है, जो दीर्घकालिक होता है। व्यापार में स्वामित्व नहीं बदलता, लेकिन निवेश में स्वामित्व बदलता है, नियंत्रण का हिस्सा मिलता है। विदेशी व्यापार बाजार को जोड़ता है, जबकि विदेशी निवेश उत्पादन बढ़ाता है। तो ये अंतर है कुछ, जिसमें विदेशी व्यापार में। हमारा अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? इसका देखिए आंसर क्या लिखना है। इसमें आंसर में लिखना है, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद विदेश व्यापार और निवेश पर अवरोधक इसलिए लगाए क्योंकि देश के घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। नए और कमज़ोर भारतीय उद्योगों को विकसित होने का समय देना आवश्यक था, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि भारत में अपना स्वदेशी कंपनी ही आगे बढ़े, स्वदेशी व्यापार ही आगे बढ़े। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना था। विदेशी वस्तुओं की तुलना में भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता देकर रोजगार सृजन करना था। यहाँ की सरकार चाहती थी कि भारत के जो अपने देश के वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन और उसका सप्लाई ज़्यादा बढ़े, ना कि विदेशी। लेकिन 1991 के बाद सरकार अवरोधकों को हटाना शुरू किया, क्योंकि घरेलू उद्योग अक्षम हो गए थे और गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा था। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उदारीकरण जरूरी था, क्योंकि देखने लगे सरकार कि इससे यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद बहुत नीचे जा रहा है, तो इसे वापस से पटरी मिलाने के लिए दूसरे देशों के साथ आपस में उदारीकरण करना जरूरी था। विकास की गति बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश आवश्यक था। इस प्रकार समय के साथ सरकार की नीति में बदलाव आया और इस तरह से सरकार की नीति में बदलाव आया। हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन
या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसमें लिखना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न तरीके से दूसरे देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। पहला तरीका है अपने कारखाने स्थापित करना, जहां सीधे उत्पादन किया जाता है, जैसे फोर्ड ने भारत में कारखाने लगाए। दूसरा तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, जिससे कि उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जैसे कोका कोला ने भारतीय कंपनी को खरीदा। तीसरा तरीका है स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन की व्यवस्था करना, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। चौथा तरीका है छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देना और उनसे सस्ते दाम पर माल खरीदना, जैसे नाइक करता है। पांचवा तरीका तकनीक और ब्रांड देकर स्थानीय कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेना। इन सभी तरीकों से एमएनसीएस वैश्विक स्तर पर उत्पादन नेटवर्क बनाती है और अधिकतम लाभ कमाती है। तो ये कुछ चरण हैं, इनको पालन करके उत्पादन पर नियंत्रण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करती है? इसमें आंसर लिखना है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण को कई तरह से बढ़ावा देता है। विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध और कम करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। विदेशी कंपनी को निवेश की अनुमति देने से पूंजी प्रवाह बढ़ता है और नई तकनीकी आती है। आयात निर्यात के लिए लाइसेंस की ज़रूरत खत्म होने से व्यापारियों को सुविधा होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आसानी से देश में आ सकती है और उत्पादन शुरू कर सकती है। उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल होने से निवेश बढ़ता है। सेवा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अनुमति देने से बैंकिंग, बीमा जैसे क्षेत्रों में विकास होता है। इन सभी उपायों से देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है और वैश्विक बाजार का विस्तार होता है। इस तरह से यह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? और ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर में देखा, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, यही वाला क्वेश्चन। इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार बाजारों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक देश दूसरे देश से वस्तु खरीदता है या बेचता है तो दोनों देशों के बाजार आपस में जुड़ जाते हैं। उत्पादक विदेशी बाजारों में अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं, जिससे उनका बाजार विस्तृत होता है। उपभोक्ताओं को विभिन्न देशों की वस्तुओं में से चुनने का विकल्प मिलता है। कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होने लगती है। उदाहरण के लिए चीनी खिलौने भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं और भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में। इससे उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। परिवहन और संचार में सुधार से विदेश व्यापार तेज हुआ है। विदेशी मुद्रा विनिमय आसान हो गया है। इस प्रकार विदेश व्यापार घरेलू और विदेशी बाजारों को एक बड़े वैश्विक बाजार में तब्दील कर देता है या बदल देता है। इस तरह से ये जो है विदेश व्यापार, ये एकीकरण में मदद करता है। सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत रहती है, क्योंकि इसके अनेक लाभ हैं। विदेशी निवेश से नए उद्योग और कारखाने स्थापित होते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उन्नत तकनीक और प्रबंध कौशल देश में आता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। बुनियादी ढांचे और सड़क, बिजली और दूरसंचार का विकास होता है। विदेशी कंपनियां कर के रूप में सरकारी राजस्व बढ़ाती है। स्थानीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे गुणवत्ता में सुधार होता है। निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। आर्थिक विकास की गति तेज होती है और देश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है। स्थानीय उद्योगों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिलता है। इन सभी कारणों से सरकारें विशेष आर्थिक क्षेत्र, कर छूट और अन्य सुविधाएं देकर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर ये है उपभोक्ता अधिकार। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी निर्माण की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले कस्टमर के लिए कोई भी ऐसा अधिकार नहीं रहता था जिससे कि वह अपना बात रख सके या फिर उनके साथ अगर शोषण होता है तो वो आवाज़ उठा सके। इसलिए इसके निर्माण की ज़रूरत पड़ी।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उपभोक्ताओं का व्यापक शोषण हो रहा था। कम तौल, मिलावट, अधिक कीमत, घटिया गुणवत्ता की समस्याएं बढ़ रही थी। उपभोक्ताओं के पास शिकायत निवारण का कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ता धोखा खा रहे थे। इस कानून से उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण, उपभोक्ता अदालतें और न्याय पाने का अधिकार मिला। यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक था। इस तरह से हमें उत्तर लिखना है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के 3 अधिकारों को बताएं, कुछ पंक्तियां लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ताओं के 3 प्रमुख अधिकार हैं। पहला, चुनने का अधिकार, जिसके अनुसार उपभोक्ता को विभिन्न ब्रांड, गुणवत्ता और कीमतों में से चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एकाधिकार से बचाव होना चाहिए। दूसरा, क्षतिपूर्ण होने का अधिकार, जिसमें यदि उपभोक्ता को नुकसान हुआ है तो यदि उपभोक्ता को नुकसान हुआ हो, वस्तु में खराबी हो या सेवा असंतोषजनक हो तो उचित मुआवजा पाने का अधिकार है। तीसरा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, जिसके तहत उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी पाने, सही चुनाव करने और शोषण से बचने के लिए शिक्षित होने का अधिकार है। ये 3 अधिकार पूछे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है? इन्हीं 3 तरीके को लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद 3 प्रमुख तरीकों से मदद करती है। पहला, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाती है, जिसके कार्यक्रम चलती है इससे, और शिक्षा कार्यक्रम चलती है जिससे लोग अपने अधिकार को जान सकें। दूसरा, उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनती है और उनका निवारण करने में मदद करती है, सरकार को सुझाव देती है। तीसरा, उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करती है और मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करती है। यह उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नीतियां बनाने में सरकार को सहायता करती है। इस तरह से उपभोक्ता संरक्षण परिषद आम उपभोक्ता के साथ उनके मदद के लिए आगे आती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इसमें लिखना, उपभोक्ता विभिन्न तरीकों से अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर सकते हैं। उपभोक्ता संगठन मंच बनाकर सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। व्यापारियों के शोषण के खिलाफ संगठित विरोध कर सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दे सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित व्यापार प्रथाओं को उजागर कर सकते हैं। उत्पादों का बहिष्कार करके जो कंपनियां उपभोक्ता हितों का उल्लंघन करती है, उनके उत्पादों को न खरीदने का सामूहिक निर्णय ले सकते हैं। उपभोक्ता अदालतों में सामूहिक मुकदमे दायर करके बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए न्याय मांग सकते हैं। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर समीक्षाएं और रेटिंग देकर अन्य उपभोक्ताओं को सचेत कर सकते हैं। सरकार पर दबाव बनाकर मजबूत उपभोक्ता कानून बनवा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता क्लब बनाकर शिकायतों का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार संगठित और जागरूक उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं आंसर तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये था इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज़ ख़त्म होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख करके बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। आपका कोई भी सुझाव या फिर प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।